1886 तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर लिए गए थे, यानी उन्हें डिस्कवर कर लिया गया था। उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर स्टडीज़ की जा रही थी, कुछ चीज़ें पता लग चुकी थी, कुछ चीज़ें पता लगने वाली थी। अब इस टाइम तक जो क्राइटेरिया था किसी भी एटम के मास को फाइंड आउट करने के लिए, वो ये था कि जो मास है किसी भी एटम का, वो इक्वल होता है मास ऑफ या टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। ठीक है, फिर से कहूँगा, टोटल नंबर या मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, वो माना जाता था उसका एटॉमिक मास। क्योंकि हमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ही पता था। पहले जो प्रोटॉन्स को फाइंड करने के लिए जो क्राइटेरिया या जो डिलेमा पैदा हुआ था, वो ये था कि चीज़ें चार्ज्ड क्यों नहीं होती अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ से जो है डिस्कवरी हुई, या उस एक फैक्ट को क्लियर करने के लिए जो डिस्कवरी हुई वो हुई प्रोटॉन्स की। अब जो नया डिलेमा पैदा हो गया वो ये था कि अभी मैंने आपसे जैसे बात की, जो मास है वो टोटल नंबर ऑफ या मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स के बराबर होगा। लेकिन जब आगे स्टडीज़ फर्दर हुई तो जो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, रदरफोर्ड ने क्या फाइंड आउट किया कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जो हमारा रूल है जो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उनका जो मास होगा वही एटम का मास होगा, तो हाइड्रोजन जो है उस पर ये अप्लाई हो रहा था। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन जो है सबसे पहला एलिमेंट है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट थे उन पे ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई कि अगर ऐसा कुछ होता है, या अगर प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास जो है वो इक्वल होता है एटॉमिक मास के, तो जब एक्सपेरिमेंटल मास फाइंड आउट किया बाकी चीज़ों का तो वो बराबर नहीं आ रहा था। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीलियम का एक एटम लिया और हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और 2 प्रोटॉन्स का जो मास था जब उसे कैलकुलेट किया गया और एक्सपेरिमेंटली जब हीलियम का एक्चुअल उसका मास जो है, एटॉमिक मास जो है उसका फाइंड आउट किया गया, वो डबल आया। तो उसका जो एटॉमिक मास था वो डबल आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से या इस प्री एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा जो एक एटम को मास दे रहा है। और ये जो एलिमेंट है, ये जो कंपोनेंट है एटम का, ये कुछ इस तरह का कंपोनेंट होगा जो न्यूट्रल होगा, लेकिन इसका मास जो है वो प्रोटॉन के ही बराबर होगा। क्योंकि जब हीलियम पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऑलमोस्ट डबल आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन्स हैं उनका मास और ये जो कंपोनेंट है जो भी फाइंड आउट नहीं हुआ है, जो न्यूट्रल है नेचर में, इसका जो है मास वो बराबर होगा। सो क्या किया गया, जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1932 में 1932 इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, इन्होंने एक अल्फ़ा पार्टिकल्स को एमिट करने वाला सोर्स लिया। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं, ये अगर आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे या अगर आपको पता हो तो रेडियो एक्टिव जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो 3 तरह की रेज़ को एमिट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। गामा बीइंग द मोस्ट टॉक्सिक एंड मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन, एंड अल्फ़ा जो है वो उनकी सबसे बेसिक रेडिएशन होती है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को रेडिएट करने वाली एक सोर्स लिया उन्होंने, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसको इन्होंने एक मेटल के थ्रू पास किया जिसका नाम था बेरिलियम। आप देख सकते हैं बेरिलियम की एक लेयर है, बेरिलियम एक मेटल है। IUM नाम का जो भी जिस भी एटम के नाम के साथ लगा होता है वो एक मेटल होता है। आपके लिए ये एक फन फैक्ट है कि IUM जिस भी एलिमेंट के नाम के साथ लगा होगा वो एक मेटल होगा। तो बेरिलियम एक रेयर मेटल है, इसके साथ इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया। बेरिलियम ने न्यूट्रॉन्स रिलीज़ किए। बेरिलियम ने न्यूट्रॉन्स जो है वो आप देख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स एमिट किए अल्फ़ा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग से। और ये न्यूट्रॉन्स जो है
इन्हें फर्दर स्ट्राइक करवाया गया एक और लेयर से पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स मतलब आप कैंडल वगैरह आपने देखी होगी, इस तरह का एक एलिमेंट था पैराफिन वैक्स, जो वैक्स होती है, इसके साथ इसे स्ट्राइक किया गया। और जब ये न्यूट्रॉन्स पैराफिन वैक्स के साथ स्ट्राइक हुए तो वहाँ से प्रोटॉन्स रिलीज होना शुरू हो गए। सो अब 3 चीज़ें फाइंड आउट कर ली गई, जिसमें सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो जे थॉमसन ने किया। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। जो फर्स्ट डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन ने की थी, वो थी इलेक्ट्रॉन्स की। जो दूसरी डिस्कवरी थी वो थी प्रोटॉन्स की, जो गोल्डस्टीन ने की थी। और जो तीसरी डिस्कवरी थी वो थी न्यूट्रॉन्स की, और जो डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स ऑफ एटम या कंपोनेंट्स ऑफ एटम, जिनके बारे में हम अब पता लगा चुके हैं और जिनका जो है आगे हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं चैप्टर्स में। सो यहाँ पे आके ख़त्म होती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब जब हमें पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, और हमें उनके बारे में पता करना है। तो सबसे पहले जिस हम डेफिनेशन की बात करेंगे वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंपली आप याद रखें और लिख लें। यहाँ मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पिछली वीडियोस में या इस वीडियो में आ रहे हैं, आप प्लीज़ उन्हें राइट डाउन करें अपने मेमोरी के लिए। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। और एटॉमिक नंबर जो है वो सिंबल के हेड पे लिखा जाता है हमेशा, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड। तो आप देख सकते हैं 1 जो लिखा है ये एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल होता है कैपिटल H। और एटॉमिक मास जो है आप नीचे देख सकते हैं 1.01। एटॉमिक मास होता है, ये ज़रूरी नहीं एक होल नंबर हो, ये डेसिमल में भी हो सकता है। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर में याद रखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सब होता है, ठीक है। तो अब जो मास है इलेक्ट्रॉन्स का वो जो निग्लिजिबल होता है, इसलिए एटॉमिक मास में हम इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो नहीं लेते, सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का ही मास लेते हैं। लेकिन इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड अ एटम, तो वो एटॉमिक मास होगा। एटॉमिक नंबर होगा सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो है आइसोटोप। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, ओके, आइसोटोप से की बात करने से पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की दोबारा से। अगर आप पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने अभी आया है, अगर आप इस पे ध्यान दें तो जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने जो एलिमेंट्स हैं उन्हें प्लेस किया होता है। अगर आप देखें जो हाइड्रोजन है सबसे पहले प्लेस हुआ है, और उसके बाद राइट में चलें तो हीलियम आता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। फिर अगर आप वापस आएँ लिथियम पे, यानी फर्स्ट ग्रुप में वापस से, जो वर्टिकल लाइंस हैं यानी कॉलम्स हैं जो, इन्हें ग्रुप कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इन्हें पीरियड कहा जाता है। तो अगर ग्रुप में आप वापस आएँ, फिर लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, फिर उससे नेक्स्ट बेरिलियम Be आप देख सकते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 4 है। फिर नेक्स्ट आप आ जाएं बोरॉन 5, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसी तरह से आप वापस आ जाएं सोडियम पे। तो जब सो ऑन एंड सो फोर्थ आप चलते रहेंगे तो 118 एलिमेंट्स आएंगे, और सभी को एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्लेस किया गया है। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम तब ये पता करेंगे कि इन्हें ऐसे क्यों रखा गया है। सो एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके लिए, या बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले थे वो बात थी आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स की डेफिनेशन आप लिख लें। ये क्या होते हैं, ये 2 एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं ये,
सेम एलिमेंट के, ये भी याद रखिएगा, ये दो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्योंकि सेम एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनमें सेम होंगे, बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ओके, इनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, लेकिन जो है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप की एग्जाम्पल अगर आप इस स्लाइड में देखें तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स की। एक ही एलिमेंट है ये, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा उसे प्रोटियम कहा जाएगा। आप देख सकते H1 की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें ड्यूटेरियम, तो H2, और तीसरी एग्जाम्पल देखें उसमें एक जो ड्यूटेरियम है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अगर हम बात करें ट्रिटियम की, तो ट्रिटियम में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास जो है वो बढ़ गया है। सो एटॉमिक मास जो है वो बढ़ने की वजह से ये एक अलग कंपाउंड बन जाता है, ये कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। अलग कंपाउंड नहीं, अलग तरह का एक एटम बन जाता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो ये एग्जांपल्स हैं आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स के बारे में आई होप आपको पता लग गया हो। तीसरी जो टर्म है जिसके बारे में हमें पता करना है इस चैप्टर में, वो है आइसोबार्स। और आइसोबार्स क्या होते हैं? ये एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा लेकिन इनका एटॉमिक मास सेम होगा। तो ये होगा आइसोबार्स। आप एग्जांपल देख सकते हैं नीचे, नाइट्रोजन एंड कार्बन की, और उससे नीचे सोडियम और मैग्नीशियम की। इसमें अगर आप इनका एटॉमिक मास देखें हेड की तरफ, तो वो 14 और 14 है नाइट्रोजन और कार्बन में, और इनकी जो एटॉमिक नंबर है वो अलग है, 7 और 6। वैसे ही सोडियम और मैग्नीशियम में आप देख लीजिए। तो ये एग्जांपल्स हैं आइसोबार्स की।